नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी राजस्थान जो लाइब्रेरियन ग्रेड जो टॉप MCQ की जो सीरीज है यूनिट वाइज जो चल रही है उसका पार्ट आज दूसरा है। साथियों आज 25 क्वेश्चन ऐड किए जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, ठीक है ना, पिछली क्लास के ही हैं, क्योंकि उसको साथ साथ में इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि रिवीजन भी साथ साथ होता रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट में हो सके तो 27 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में 30 करेंगे, इस प्रकार बढ़ाने का विचार है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। सीरीज को हम देखो पीछे 20 क्वेश्चन लिए थे हमने, तो वापस 21 नंबर क्वेश्चन से सीरीज स्टार्ट की, ठीक है ना। हम जितने क्वेश्चन करेंगे उसको वैसे वैसे चलते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 20 कर लिए कंप्लीट तो आगे नेक्स्ट 21 है ना। तो आज 21वां प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्राप्त अनुभव की संरचित, जो मनुष्य द्वारा प्राप्त अनुभव होता है, प्राप्त अनुभव जो उनकी संरचित है जानकारी को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय ह्यूमन इज कॉल्ड। जो मनुष्य द्वारा अनुभव होता है उनको अगर संरचित करता है, ठीक है ना, इससे मतलब संरचित करना, उस जानकारी को मतलब इकट्ठा करना, जो मनुष्य का अनुभव है उन जानकारी को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? सूचना कहलाती है, डेटा कहलाता है, या फिर ज्ञान, या फिर बुद्धिमत्ता, ठीक है। अगर देखो इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है ना, कि जो मनुष्य अपने अनुभवों को इकट्ठा कर लेता है या फिर उन अनुभवों को किसी के माध्यम से दूसरे को देता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? सूचना या डेटा या ज्ञान या बुद्धिमत्ता? तो वो ज्ञान होता है, ठीक है ना। अपने अनुभव होते हैं वो ज्ञान ही तो होते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है? ज्ञान ही तो होता है, ठीक है ना। देखो सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, डेटा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, ठीक है ना। बुद्धि अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो बचा कौन? ज्ञान। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान की प्रकृति क्या है? मुख्य प्रकृति क्या है? देखो क्वेश्चन ये कल भी था, ठीक है ना, कल भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग अलग थे। देखो कल वाले ऑप्शन और आज वाले ऑप्शन अलग अलग है। व्हाट इज द की नेचर ऑफ नॉलेज? समाप्त होने वाला, गतिशील, जड़, बंद। देखो इसमें सारे के सारे 3 अलग टाइप लग रहे हैं। बंद नहीं हो सकता, ज्ञान क्लोज, जड़ वगैरह कुछ नहीं है, समाप्त होने वाला कुछ नहीं। ज्ञान क्यों समाप्त नहीं होता है? ज्ञान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, बढ़ता जाता है ना। तो इसका ज्ञान की जो मुख्य प्रवृत्ति है, जो मेन प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, वो होती है डायनेमिक, गतिशील होता है, ठीक है ना। बात करते हैं 23 नंबर, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? तो हमने कल देखे थे, ठीक है ना। हाउ मेनी सोर्स ऑफ नॉलेज आर देयर? 7 होते हैं, ठीक है ना। पहला प्राधिकार हो गया, ठीक है, पहला प्राधिकार, अनुभूति, युक्तिवाद, ठीक है ना। जो हमने कल 7 देखे थे, प्राधिकार हो गया, अनुभूति हो गया, युक्तिवाद हो गया, अंतर्दृष्टि हो गया, निगमनात्मक हो गया, आगमनात्मक हो गया, और एक अनुभव जो, ठीक है ना। ऐसे करके 7 स्रोत है, ठीक है ना, आपको याद रखने हैं, ठीक है साथियों, 7, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन से हमें ज्ञान वर्गीकरण के 3 प्रकार कौन से? यहाँ देखना, क्वेश्चन में कल बताया था कि रंगानाथन के अनुसार, है ना, रंगानाथन के अनुसार ज्ञान वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं? व्हाट आर दे टाइप्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रंगानाथन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर अनुशासन, विज्ञान मानविकी, या फिर सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, या मूल यौगिक मिश्रित? देखो ये तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये भी अलग चीज़ है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, विषय है, ठीक है ना। ये क्या है? विषय है, मूल यौगिक मिश्रित विषय है। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विश्लेषण ये किसी के नहीं है, ठीक है ना। बचा कौन? एक ही, अनुशासन, विज्ञान मानविकी। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। रंगानाथन ने ज्ञान को 3 प्रकारों में बांटा है, ठीक है ना। रंगानाथन ज्ञान को कितने प्रकार? 3 प्रकार में बांटा, तो आप उन चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो अनुशासन हो गया, विज्ञान हो गया, मानविकी, ठीक है ना। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नॉलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ एंड ट्रुथ, किसका कथन है? हु सेड नॉलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ एंड ट्रुथ? रसेल का है, कांट का है, सेरा का है, ठीक है ना। यहाँ कोई और ले लो, बी वन नहीं, ठीक है, नहीं बेकन है, ठीक है ना, बी
ठीक है ना, ये बेकन है, BACON, ठीक है ना, बेकन। कल मैंने सारी की सारी बताई है, ठीक है ना, परिभाषा, ठीक है ना। एक बार वापस देखते हैं हम आज जो सारी की सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना, आप ताकि आपको सारी याद हो सकते। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो ज्ञान की परिभाषा है, ठीक है ना। राइल ने क्या बोला था, ठीक है ना, कि राइल ने ज्ञान की परिभाषा क्या दी, जो मनुष्य की क्षमता होती है, ठीक है ना। आप राइल को समता से रिलेट करो, ठीक है ना, समता नाम आते हैं आप ज्ञान में अगर राइल चिपका दो, ठीक है ना। सपाली गुप्ता ने क्या, विश्वास और मत से अधिक, ठीक है ना, वही क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है ना। सपाली ने क्या कहा था, विश्वास और मत से अधिक वही क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर ज्ञान की आधारशिला देखे ना, ज्ञान का बेस देखे ना, तो हमेशा याद रखना वो होता है ऑब्जर्वेशन। कल हमने बात की थी कि ज्ञान का आधार क्या होता है, ज्ञान की आधारशिला क्या होती है, कल क्वेश्चन देखा था ना। तो आप याद रखना ज्ञान का बेस हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण होता है, ठीक है ना, अन्वेषण होता है। बात करते हैं आगे रसेल की, ठीक है, न्यायपूर्वक सत्यता पर, ठीक है, न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास ही ज्ञान होता है। ये कौन बोलता है, रसेल, ठीक है ना। और नॉलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ एंड ट्रुथ, ये भी कौन बोलता है, रसेल बोलता है, ठीक है ना। इसका मतलब रसेल की हमारे पास दो परिभाषा आ गए, ठीक है ना। इमानुएल कांट की परिभाषा देखें ज्ञान की अगर, ठीक है, शेरा की हमने कल देखी थी, ठीक है ना। ज्ञान बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का क्या परिणाम है, ठीक है ना। रसेल की देखो एक न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास है, वो एक दूसरी है नॉलेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ एंड ट्रुथ, ज्ञान उत्पादनशील, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ज्ञान उत्पादनशील जो सत्य और विश्वास है वही क्या है, ज्ञान होता है, ठीक है ना। और एक मस्तिष्क सच्ची तथा झूठी उदाहरण निर्मित करता है, ये भी रसेल की। इसका मतलब रसेल की 2-3 एग्जाम्पल अपने को देखना मिलता है, ठीक है ना। मस्तिष्क विश्वास निर्मित करता है एक्चुअल में, ठीक है ना। चलते हैं आगे साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है। ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं, पहले तो 7 होते हैं, ठीक है। ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं, 7 तो ज्ञान के स्रोत होते हैं, ठीक है ना। हमने कल देखे सारे के सारे, प्राधिकार है, अनुभूति है, युक्तिवाद है, अंतर्दृष्टि है, अनुभव है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, ठीक है ना। इस प्रकार हमने 7 देखे। इसका मतलब देखो अनुभूति उसमें है, प्राधिकार उसमें आता है, ठीक है, अंतर्दृष्टि उसमें आता है, अनुमोदन अप्रूवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन, अध्ययन को कठिन बनाना, ज्ञान को समझना और व्यवस्थित करना, केवल शिक्षक के लिए, केवल छात्रों के लिए, ठीक है। पीछे की बात हमने की थी, अनुमोदन होता है अप्रूवल, ठीक है ना। अनुभूति, प्राधिकार, अंतर्दृष्टि ये ज्ञान के स्रोत होते हैं, ठीक है ना। एक अनुमोदन है जो अप्रूवल है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया था, ठीक है। ये अनुभूति भी होती है, प्राधिकार भी होता है, अंतर्दृष्टि भी होता है, ठीक है ना, अनुमोदन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ज्ञान वर्गीकरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन, अध्ययन को कठिन बनाना, ज्ञान को समझना और व्यवस्थित करना, केवल शिक्षक के लिए या फिर केवल छात्रों के लिए। देखो अगर बात करें तो अध्ययन को कठिन बनाना ज्ञान का कोई मकसद नहीं होता या फिर कोई उद्देश्य नहीं है, केवल शिक्षक के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट, शिक्षक सब पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ज्ञान सबका होता है, केवल छात्रों के लिए भी नहीं होता। इसका मतलब ज्ञान को समझना और व्यवस्थित करना ही ज्ञान का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, ज्ञान को समझना और व्यवस्थित करना, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक है ना। ज्ञान वर्गीकरण की सबसे पुरानी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, ओल्डेस्ट सिस्टम कौन सी मानी जाती है, विच इज कंसिडर्स द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन। यूनानी है, आधुनिक है, या फिर कोलन है, या फिर राइडर है। देखो यहाँ पूछिए कौन सी पुरानी प्रणाली, ठीक है ना। तो
राइडर और कोलन सीधा कट जाते हैं, ठीक है ना। बस्ती आपके पास मॉडर्न है और यूनानी है, तो मॉडर्न तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान बरसों से चला आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बरसों से, ठीक है ना, परंपरागत है, ठीक है ना। तो ज्ञान वर्गीकरण जो सबसे पुरानी वो यूनानी है, ठीक है ना, ग्रीक का। ग्रीक क्यों ना सबसे पहले ज्ञान वर्गीकरण की खोज की, ज्ञान का वर्गीकरण किया, ठीक है ना, अरस्तु, ठीक है ना। अगर देख के सबसे पहले अरस्तु ने ज्ञान का क्या किया था, वर्गीकरण किया था ग्रीक वर्गीकरण में, ठीक है ना। इसीलिए ज्ञान का वर्गीकरण सबसे पुरानी अगर देखे तो ग्रीक होता है, यूनानी है, ठीक है ना। बात करते हैं 29 नंबर, ट्री ऑफ पोरफेरी किसके द्वारा विकसित किया। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ट्री ऑफ पोरफेरी, ठीक है ना, किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो ट्री ऑफ पोरफेरी, एक मिनट, ट्री ऑफ पोरफेरी, ठीक है, ठीक है, ट्री ऑफ पोरफेरी। यहाँ देखो जेनुअनली इमानुएल कांट में जाएंगे बच्चे, पर इमानुएल कांट नहीं होगा। इमानुएल कांट ने द्विविभाजन, ठीक है ना, द्विविभाजन पद्धति का प्रतिपादन किया, न कि ट्री ऑफ पोरफेरी विकसित किया, ठीक है। ट्री ऑफ पोरफेरी रोम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना, कौन, रोम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, कहाँ के, रोम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है साथियों, रोम के वैज्ञानिक है पोरफेरी, उन्होंने ट्री ऑफ पोरफेरी विकसित किया। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना, पोरफेरी, ठीक है। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, डीडीसी योजना किस पर आधारित है। हमने कल ही बात की थी साथियों इसमें, ठीक है ना, कि डीडीसी 10 विभाजन पद्धति पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रतिपादक जो है वो मेलविल डेवी है, ठीक है ना, मेलविल डेवी। डीडीसी में 10 विभाजन मेलविल डेवी ने किया था, यूडीसी में पॉल हॉटलैंड, हेनरी लॉफोंटेन, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुविभाजन का इनके सबसे पहले इसी में कट्टर द्वारा, ठीक है ना, कट्टर द्वारा, और सीसी में रंगनाथन द्वारा, एलसीसी में एम हैंसन में चार्ल्स मोटेल द्वारा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 31 नंबर, एस आर रंगनाथन ने किस पुस्तक में ज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया। देखो ज्ञान के सिद्धांतों का, यहाँ ज्ञान दे दिया, आप कंफ्यूज मत होना, पहली बात तो ये, यहाँ ज्ञान के सिद्धांत पूछे हैं, हालांकि अगर सिद्धांत दे तो लड़के सही करने के चांसेस बढ़ते हैं, आपने यह ज्ञान के सिद्धांत दिए तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, कोलन क्लासिफिकेशन है, और फ्रेलोगोमेनो टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो अगर सीधा ऑप्शन इसका सही देखे तो बी ऑप्शन हमारा, सॉरी सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोलोगोमेनो टू लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना। अगर इसकी देखें तो इसका प्रकाशित कब हुई थी, 1937, ठीक है ना, ठीक है साथियों। इसी में देखो ज्ञान के सिद्धांत है, इसके अंदर पक्ष अनुक्रम है, सहायक अनुक्रम है, उपसूत्र है, ठीक है ना। इसके 3 एडिशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड एडिशन का भाई आप कमेंट में बताओ जरूर, ठीक है ना। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो तत्व हैं कौन से हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। जो जानना और पढ़ना होता है ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, या फिर ज्ञ और ज्ञाता होता है, या फिर पुस्तक और पुस्तकालय होते हैं, या फिर ज्ञान और सूचना। ये क्वेश्चन हमने कल देखा था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमने कल देखा था, ठीक है ना, लेकिन उसमें ऑप्शन थोड़े अलग अलग थे, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी अलग है, ठीक है ना। आज 5 क्वेश्चन डाले थे सेम, ठीक है ना, लेकिन उनका फॉर्मेट पूरा का पूरा अलग है। अगर कोई नया बंदा अगर ट्राई करे तो अच्छी बात है, उनके लिए क्वेश्चन फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है ना। तो इसमें 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसमें ज्ञ और ज्ञाता होगा, कल हमने देखा था, ठीक है ना, ज्ञ और ज्ञाता। बात करते 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉलेज, व्यक्तिगत, सामाजिक, अर्ध सामाजिक, कल्पनात्मक, मतलब पर्सनल पूछ रहा है, सोशल है, सेमी सोशल है, ये भी कल क्वेश्चन हमने देखा था, लेकिन इसका फॉर्मेट आज भी अलग है, ठीक है ना। इसके जो 3 है ये, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना, ये तीनों है,
तीनों ज्ञान का प्रकार है, ये उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के प्रकार है ना। ये साथ में आपको जरूर, क्यों ज्ञान के प्रकार अलग अलग बेसिस पर अलग अलग प्रकार दे रखे, उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कल्पनात्मक नहीं होगा, ठीक है ना, इमेजिनरी वाला नहीं होगा। इसमें हमने कल बात भी की थी कि जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, जो पर्सनल नॉलेज होता है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, और समाज की अगर देखें तो कहीं समाज में द्वारा, ठीक है, और अर्थ में देखें तो समाज प्लस पर्सनल हो जाएगा प्लस व्यक्तिगत हो जाएगा। इसमें जो सारे के सारे मिक्स्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 34 नंबर, ज्ञान को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसने किया। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन डाले हमने। ज्ञान का सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, ज्ञान का वर्गीकरण सबसे पहले प्रयास किसने किया। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटो ने किया था, ठीक है ना, जो कि ग्रीक वर्गीकरण है, ठीक है। मैंने पीछे अरस्तु बताया, पर अरस्तु जस्ट इनके बाद है, ठीक है ना, इनके बाद अगर अरस्तु है, ठीक है ना। अगर आप प्लेटो आपको ऑप्शन में नहीं मिले, अरस्तु मिले तो अरस्तु आप उनको सही कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब ज्ञान को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास या फिर पहला श्रेय किसको जाता है, तो प्लेटो को जाता है ना, ठीक है साथियों, प्लेटो। बात करते हैं 35 नंबर की, फ्रांसीसी बेकन ने अपने वर्गीकरण में कितने भाग किए हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डिड फ्रांसीसी बेकन डिवाइडेड नॉलेज इनटू 2, 4, 3, 5। कल हमने बात की थी, ठीक है ना, फ्रांसीसी बेकन की। हालांकि ये क्वेश्चन सिमिलर तो नहीं है, अलग है, ठीक है ना। 3 है इसमें, ठीक है ना। 3 इसमें कौन कौन से, देखो, जो फ्रांसीसी बेकन है इन्होंने फर्स्ट इतिहास, ठीक है, फर्स्ट कौन सा, इतिहास, ठीक है। दूसरा इन्होंने कविता या फिर पोएट के नाम से दूसरा भाग डिवाइड किया था, ठीक है। तीसरा अगर बात करें, ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में इसने डिवाइड किया, दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र। इतिहास में किसको रखा, भूगोल और, मतलब भूगोल और इतिहास को रखा है। कविता में जो कला हो गया, सांस्कृतिक हो गया, साहित्य हो गया, लिटरेचर, ठीक है, इनको डाल दिया। शेष जो सभी बच्चे हैं, ठीक है, वो इसको इन्होंने दर्शन शास्त्र में डाल दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार फ्रांसीसी बेकन ने अपने वर्गीकरण को 3 भागों में डिवाइड किया, इतिहास, कविता, दर्शन शास्त्र, हिस्ट्री, पोइट और फिलोसॉफी, ठीक है ना। देखो ये रखा, ठीक है ना, इतिहास, काव्य, दर्शन, ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री, पोएट्री, फिलोसॉफी, ठीक है साथियों। बात करते हैं 36 नंबर की क्वेश्चन, लाइब्रेरी साइंस इन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ये विचार किसका है। हु सेड लाइब्रेरी साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, सेरा ने कहा था, या रंगनाथन महोदय ने कहा, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, या फिर प्लेटो ने कहा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। हालांकि आंसर इज जस्ट नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा देखने को, फिर भी आपको इसको कमेंट में बताना है, ठीक है साथियों। अगर आपको आए तो ही बताएं, ना आए तो भी बताएं, ठीक है। 37 नंबर की क्वेश्चन है, ज्ञान जगत का अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या है। ज्ञान जगत का अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या है। सर्कल ऑफ नॉलेज है, स्पेयर ऑफ साइंस है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, डोमेन ऑफ विस्डम है, तो सब जानते हैं सी हो जाएगा इसमें ना। बात करते हैं 38 नंबर की क्वेश्चन, बहुविभाजन किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। तो बहुविभाजन अगर प्रस्तावित किया तो ये कट्टर है, ठीक है ना, यहाँ भारत है, ठीक है ना, भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। भारत में बहुविभाजन किसने प्रस्तावित किया, तो रंगनाथन ने, ठीक है ना, अपनी कोलन क्लासिफिकेशन में। सीए कटर ने अपनी एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना, 1891 में, ठीक है। 1904 में एम हैंसन में चार्ल्स मोटेल ने अपने एलसीसी पद्धति में, ठीक है ना। रंगनाथन, ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सब्जेक्ट बंडलिंग से क्या तात्पर्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट बंडलिंग, ठीक है। एक विषय को तोड़ना, कई विषय को जोड़ना,
विषय को मिटाना या फिर केवल मूल विषय रखना। अब देखो बंडलिंग हो रहा है, ठीक है ना, मतलब बंडलिंग आप सब जानते हैं, बंडलिंग अर्थ क्या होता है, बंडल क्या होता है, ठीक है ना। तो कई विषय को जोड़ना आपस में सब्जेक्ट बंडलिंग कहलाता है, ठीक है ना। 39 नंबर में कई विषयों को आपस में जोड़कर एक बंडल के स्वरूप में बनाना, वही सब्जेक्ट बंडलिंग से तात्पर्य रखता है, ठीक है ना। नहीं कि विषयों का मिटाना है, केवल मूल विषय को रखना है, केवल एक विषय को तोड़ना है, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे विषय को आपस में जोड़ना, कई विषय जोड़ना, कंबाइंड मल्टीपल सब्जेक्ट, ठीक है ना। बात करते हैं 40 नंबर, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ जेनेसिस शब्द किसका संकेत करते हैं। इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन व्हाट डज द टर्म जेनेसिस इंडिकेट, कि जो जेनेसिस शब्द है वो किसको इंडिकेट करता है, स्पीसीज को करता है, क्लास को करता है, या प्रोसेस को करता है, या फिर उद्देश्य या पर्पज को करता है। तो जेनेसिस है वो क्लास को करता है, ठीक है ना। जेनेसिस है वो किसको करता है, क्लास को करता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, जाति क्लास, ठीक है साथियों। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अब देखो आज मैंने 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट फॉर्मेशन के डाले हैं, ठीक है ना, कल ज़्यादा डाल देंगे, सब्जेक्ट फॉर्मेशन ऑफ मेथड है ना, ऑफ मेथड, ठीक है साथियों। अब यह पूछे विषय निर्माण की विधियों की संख्या 1931 तक कितनी मानी जाती है, 7, 9, 10, 12, सब जानते हैं 10, ठीक है ना। अब आप कमेंट में ये बताओ साथियों 1960 के दशक में कौन सी 4 विधियाँ या 5 विधियाँ, जो 6 विधियाँ जो भी थी, पहली बात तो कितनी विधियाँ थी आप ये बताओ, और कौन सी विधियाँ थी जोड़ी थी 1960 के दशक में, ठीक है। और 1950 के दशक में कौन सी जोड़ी गई, 1950, ठीक है, 1950 में 4 जोड़ी गई थी, ठीक है, और 1950 में 4 जोड़ी गई थी, ठीक है, और 1960 में 6 हो गई थी, ठीक है, 1971 में फिर 12 हो गई थी, ठीक है। अब आपको ये बतानी है 1960 के दशक में जो 6 विषय थे कौन से जोड़े गए हैं, ठीक है। बात करते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण की विधि है, कौन सी विषय निर्माण, समाकलन नहीं है, आसवन बिल्कुल है, आसवन, मूल्यांकन एवेल्यूशन नहीं है, संग्रहण स्टोरेज नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूछा है सीधा विषय निर्माण की कौन सी विधि है, तो डेफिनेटली समाकलन नहीं है, आसवन है, आप सब जानते हैं, डिस्टिलेशन सब है, मूल्यांकन नहीं होता, संग्रहण भी नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन 43, लूज असेंबल विधि का संबंध किससे है, जो लूज असेंबल विधि है उसका संबंध किससे है, मूल विषय से या फिर यौगिक विषय, मतलब कंपाउंड, बेसिक, कॉम्प्लेक्स या प्योर। देखो ये 3 नंबर ऑप्शन तो सीधा ही कट रहा, सॉरी 4 नंबर डी। आपके पास मूल बचते, यौगिक बचते, मिश्रित। लूज असेंबल आया आपने अगर पढ़ा तो आप सीधा कर दोगे, मूल बेसिक मूल विषयों में भी आप नहीं जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है ना। और आप इनमें से कौन सा करोगे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर लूज असेंबल की बात करें, इसका हिंदी में देखें तो शिथिल समुच्चय, ठीक है ना, शिथिल समुच्चय, शिथिल समुच्चय, शिथिल समुच्चय फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है ना। ये तीनों के तीन जटिल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं, मिश्रित विषय होते हैं, ठीक है ना साथियों। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। अगर बात करें शिथिल समुच्चय फर्स्ट की, तो उसके अंदर आपस में मतलब कि जो रिलेशन बताया होता है, ठीक है ना, जो मूल विषय होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उन 2 सब्जेक्टों के मध्य या 2 विषयों के मध्य सिंपल, ठीक है ना, या फिर झुकावात्मक या प्रभावात्मक या फिर उपकरण, जैसे कि 6 दशा संबंध है, उनमें से कौन सा भी अगर संबंध 2 मेन विषयों में होगा तो शिथिल समुच्चय फर्स्ट हो जाएगा। अगर उनमें पक्षों में हो रहा वही संबंध सेम, उन विषयों का सामान्य ले लो, प्रभावात्मक ले लो, झुकावात्मक ले लो, दृष्टिकोण ले लो, उपकरण ले लो, जो भी, ठीक है ना, पक्षों में होगा तो सेकंड हो जाएगा, इन द सेंस हम बोले एकलों में हुआ है, ठीक है, ठीक है, आइसोलेट में होगा तो तृतीय हो जाएगा, और बेसिक सब्जेक्ट में होगा तो शिथिल समुच्चय फर्स्ट होगा। सारी जानकारी में जो आपको विषय निर्माण की विधियाँ हैं, जो भी है 12, एक्चुअल में 7 ही काउंट की जाती है जो ओरिजिनलिटी है, ठीक है ना। उन जो सारे के आपको डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। शिथिल समुच्चय आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना, क्योंकि शिथिल समुच्चय कॉम्प्लेक्स होते हैं,
दो विषयों का अगर मूल विषय की बात हो तो फर्स्ट हो जाएगा, दो पक्षों के बीच में अगर कोई संबंध हो तो सेकंड हो जाएगा, अगर एकल के मध्य होगा तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मिश्रित विषयों से, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से बात करते हैं। 44 सवाल, 44 नंबर, किस विधि से या किस विधि में दो या दो से अधिक विषय मिलकर नया विषय बनाते हैं जिससे पुराने विषयों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखो यहाँ यह जो नेक्स्ट लाइन है, जिससे पुराने विषयों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो एक आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक विषय मिलकर नया विषय बनाते हैं, वो कौन सा होता है, तो वो होता है फ्यूजन, ठीक है ना, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। जिससे पुराने वैसे भी है, क्योंकि अगर दो विषय अगर आपस में मिलकर बन रहा है तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है दोनों का अस्तित्व डेफिनेटली समाप्त होना है, पर उन खुद के मायने में अस्तित्व रहता है, ये बात ध्यान रखना। अगर हिस्ट्री और साइंस जो भी, अगर पॉलिटिकल ले लो या फिर ज्योग्राफी, दो सब्जेक्ट आपस में मिलके हैं बनते हैं, ठीक है ना, तो एक नया सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब उनका मूल विषय जो उनका तो अस्तित्व ही है, लेकिन जो पुराने विषय हो जाएंगे वो जो बढ़कर आए हैं वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। डेनुडेशन है, विलियन है, डिस्टिलेशन है, लेमिलेशन है, तो इसमें विलियन हो जाएगा, ठीक है साथियों, विलियन। बात करते 45 नंबर सवाल, विषय को परत दर परत जोड़ने की विधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये कोई विषय, वापस विषय आ गया, वापस विषय आ गया, वापस विषय आ गया, इस प्रकार परत दर परत जोड़ने की विधि को क्या बोलते हैं, तो होता है लेमिलेशन, ठीक है ना, पटलीकरण या स्तरण या परत, ठीक है ना। बात अगर संचयन की बात है, एग्लोमरेशन की, ठीक है, अगर देखो यहाँ ये काट दो, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ब्लेंडिंग, ठीक है। पटलीकरण परत दर परत जोड़ने वाला, एग्लोमरेशन में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। रंगनाथन के 42 मुख्य वर्ग है, उनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा, मानविकी है, सोशल साइंस है, ठीक है ना, और नेचुरल साइंस है, वो ही संचयन होते हैं, एग्लोमरेशन, ठीक है ना। और समुच्चयन या फिर समूहन या फिर क्लस्टरिंग में, जैसे समुद्र विज्ञान हो गया, इस प्रकार के, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है साथियों। पटलीकरण, ठीक है ना। आज की क्लास साथियों हमारे 25 क्वेश्चन यहीं पूरे होते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी साथियों, ठीक है। और नए हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। क्लास अच्छी लगे तो साथियों छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। आपसे यही निवेदन अक्सर मैं रखता हूँ कि आप क्लास अच्छी लगी तो हमें आप बताएं ज़रूर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम क्लास को रुझान में या फिर कंटिन्यू निरंतर रखें या नहीं रखें। धन्यवाद।